गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी रमेसिंग चैप्टर नंबर 4 और ये है 12th एडिशन। इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। और चैप्टर शुरू करने से पहले ये कुछ मेरे बारे में आप इनको देख सकते हो। इसके अलावा शुरू करते हैं दोस्तों चैप्टर। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही इकोनॉमिक प्लानिंग है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें जो इकोनॉमिक प्लानिंग की है, ए लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट हैव एग्रीड दैट द परहैप्स द बेस्ट डेफिनेशन गिवन बाय एच डी डिकिंसन। जो सबसे इसकी अच्छी डेफिनेशन दी थी वो दी थी एच डी डिकिंसन ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा था, द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस एंड टू whom इट इज टू allocated by conscious decision of a determinate authority on the basis of a comprehensive survey of economic system as a whole। उन्होंने क्या बोला एच डी डिकिंसन ने, इन्होंने बोला कि जितने भी बड़े डिसीजन है, मेजर डिसीजन है, किससे रिलेटेड, आपको क्या प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में, क्या प्रोड्यूस करने की बात है। आपको हवाई जहाज बनाने हैं, आपको पेन बनाने हैं, आपको स्कूल बनाने हैं, बिल्डिंग बनाने हैं, मंदिर बनाने हैं, मस्जिद बनानी है, वो सारे डिसीजन आपके लेंगे। और उसके बाद क्या रहेगा, हाउ मच इज़ टू बी प्रोड्यूस, और वो कितने बनाने। ये नहीं है कि आपको हर रोड पे मंदिर बना दिखाई दे रहा है और हर रोड पे आपको मतलब स्कूल बने दिखाई नहीं दे रहे, और या फिर आपको इस तरह से कोई एक चीज़ नहीं, आपको हर मतलब हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, एग्रीकल्चर के लिए लैंड ही नहीं है। तो कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन आपके मेजर इकोनॉमिक डिसीजन में आएंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, सोशलिज्म, फाइनेंशियल कंसेप्ट, अलोकेशन, कैपिटलिज्म, फिजिकल सर्विसेज, रिसोर्सेज प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ गुड्स, सेंट्रलाइज, ये सारी चीज़ें उसमें पार्ट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो प्लानिंग शुरू हुई थी इकोनॉमिक प्लानिंग, वो 1930 से ही शुरू हो गई थी। लेट 1930 से ही आपकी ये प्लानिंग शुरू हो गई थी। ठीक है जी। अब ये हमारे यहाँ पे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस और ये आपको पटेल सर दिखाई दे रही हैं। ये किस लिए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंट थिंकिंग थी प्लानिंग के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन हो, सेंट्रलाइज प्लानिंग हो। कौन कौन चाहते थे, नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस दोनों चाहते थे कि इंडिया में, अगर इंडिया जब आज़ाद होता तो इंडिया में एक सोशलिस्ट बेसिक प्लानिंग हो, और जिसका हेड जो प्राइम मिनिस्टर है वो हो, या जो गवर्नर जनरल उस टाइम का रहता था उसकी पावर जिसके पास हो वो रहे। तो उन्हीं की बेसिस पे जब सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे तो नेहरू जी ने वो वाली चीज़ें आज़ाद होने के बाद इम्प्लीमेंट की। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें इन इंडिया 1938 इंडियन कांग्रेस विच वॉज द फर्स्ट टाइम ट्राइड डिफाइन प्लानिंग 1914 थ्रू इज द फाइनल रिपोर्ट रिपोर्ट पब्लिश 1949। देखो इसमें क्या हुआ था, जो 1940s के टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उस टाइम पे प्लानिंग को डिफाइन किया गया था, और इसका जो फाइनल जो रिपोर्ट इसकी जो पब्लिश हुई, जो जब देश आज़ाद हो गया था तब हुई। उसके बाद मैंने ये आपको यहाँ पे दिखाया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या था, ये बॉम्बे प्लान 1944 में आया। अब बॉम्बे प्लान 1944 में आया तो इसमें क्या है, ये जो उस टाइम के बड़े बिजनेसमैन थे, श्री राम और एच जे आर डी बिरला, जो उस टाइम के जो फेमस थे, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक प्लान लेके आए कि भाई एक प्लान होना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, और उस प्लान का नाम बिजनेस प्लान भी नाम से भी जाना जाता है, बिजनेसमैन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन फेमसली उसको बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। बॉम्बे प्लान के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि बॉम्बे के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने मिलकर ये प्लान देश के आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। इन द पोस्ट वार पीरियड, पोस्ट वार पीरियड का मतलब क्या है, 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था तब, ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, मोस्टली
आपकी एशिया में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में जो न्यू इंडिपेंडेंट हुई थी उस टाइम, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी? वो अट्रैक्ट हो रही थी प्लानिंग की तरफ, या उसकी तरफ जा रही थी। मैनी न्यू फोर्सेस के चेंज इन द डिफाइनिंग द आइडिया ऑफ द प्लानिंग, सब ने अपने प्लानिंग का आइडिया अपने हिसाब से उस टाइम पे बनाया था कि किसी के, कोई कह रहा था इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, कोई कह रहा था इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। तो अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन्होंने बोला था इंडिया की जो प्लानिंग होगी सोशलिस्ट प्लस जी, इस प्योरली सोशलिस्ट नहीं होगी। प्योरली सोशलिस्ट क्या होता है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। हमारी जो प्लानिंग रहेगी उसमें सेंटर का भी इतना ही रोल रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही रोल रहेगा। वो मिक्स की एक थ्योरी लेके आए थे। एज इकोनॉमिक प्लानिंग जे सिंपली सेट ऑफ स्पेसिफिक इकोनॉमिक टारगेट। इसमें क्या है, आपको इकोनॉमिक टारगेट पहले ही बना के दे दिए जाते हैं, एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम आने वाले टाइम में ये करेंगे। अब क्या है, जैसे इंडिया में हमने देखा होगा 5 साल की प्लानिंग हम बनाते हैं, 5 साल में उसमें हम पहले प्लानिंग कमीशन बनाता था 5 साल की प्लानिंग, अब हम प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया है तो वो लंबी प्लानिंग बनाता है। जो 5 ईयर प्लानिंग बनती थी उसमें 5 साल के हम ऑब्जेक्टिव सेट करते थे। हम 10% ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, 8% करेंगे, 7% करेंगे, हमारी इकोनॉमी वहाँ तक पहुँच जाएगी। अभी हमारे जो करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी 2024-25 तक। तो अभी तो वो दिख नहीं रहा। अभी तो जितनी हमारी प्रेजेंट में है 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन के बीच में, उससे भी नीचे ही लेके जा रहे हैं वो। ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग में इधर भी कम्प्रीहेंसिव। जब इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुई थी तो वो पार्सल बेसिस पे शुरू हुई थी। पार्सल बेसिस पे अमेरिका में शुरू हुई थी। कहाँ से कैसे हुई थी वो आगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन प्लानिंग दो तरह से हो सकती है, कम्प्रीहेंसिव भी। कम्प्रीहेंसिव में हम वाइड एरियाज ले सकते हैं और पार्सल में हम छोटे एरियाज पे काम कर सकते हैं। उसके बाद ए कम्प्रीहेंसिव प्लान सेट्स टारगेट टू कवर ऑल मेजर एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। जो कम्प्रीहेंसिव जो प्लान बनेगा उसमें जितने मेजर एस्पेक्ट हैं इकोनॉमी के वो सारे कवर किए जाएंगे, सर्विस सेक्टर भी, इंडस्ट्री सेक्टर भी, एग्रीकल्चर सेक्टर भी। लेकिन पार्सल प्लानिंग जो पर्टिकुलर एक सेगमेंट के लिए भी हो सकता है, जैसे मान लो आटा इंडस्ट्री के लिए कोई प्लान बना दिया हमने, एग्रीकल्चर के लिए कोई प्लानिंग बना दी, इंडस्ट्री के लिए बना दी, पब्लिक सेक्टर के लिए बना दी ये। उसके बाद एज पर आवर वर्किंग डेफिनेशन, जो हमने पहले जो शुरू में जो डिकिंसन की जो डेफिनेशन देखी थी उसमें से आइडिया लगा के जो हमने डिस्कस किया था ये चीज़ें हो सकती हैं, उस वर्किंग डेफिनेशन के हिसाब से वी में से द फॉलोइंग थिंग अबाउट द प्लानिंग। हम प्लानिंग के बारे में क्या कह सकते हैं? प्लानिंग इज प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस कैसे है? क्योंकि हम 5 साल की प्लानिंग करते थे पहले, अभी हम नीति आयोग में लंबी प्लानिंग करते हैं, 10 से 15 साल तक की प्लानिंग करते हैं। ठीक है जी। प्लानिंग मस्ट हैव डिफाइंड गोल। पहले भी गोल रहते थे, 8% ग्रोथ रेट होगी, 10% ग्रोथ रेट होगी। अभी भी गोल्स हैं हमारे डिफाइंड, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, इतना ये करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे अगर आप पकौड़े बेचते हो तो भी रोज़गार है, अगर आप चाय बेचते हो तो भी रोज़गार है। लेकिन ये रोज़गार किसकी किसकी नज़र में है? ये रोज़गार आपके जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी नज़र में है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको आपकी योग्यता के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो आप बेरोज़गार हो। अगर मान लो आपने मास्टर्स डिग्री कर ली, उसके बाद आपने नेट जेआरएफ कर लिया, तो आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लग पा रहे, उससे नीचे क्लर्क और या फिर और कोई इस तरह की जॉब कर रहे हो, तो आप पार्शली बेरोजगार हो। ये आप उसकी रोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है जी। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे और आता है छोटा सा। अगर मान लो आपने मास्टर्स कर ली, उसके बाद नेट जेआरएफ कर लिया, पीएचडी कर ली, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल हो, ठीक है जी, आप नहीं बन रहे हो तो आप बेरोजगार नहीं हो। मान लो आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल की जॉब के लायक हो, आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप बेरोजगार हो। लेकिन अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो बेरोजगार नहीं हो। उसके बाद ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लानिंग। अब हम प्लानिंग देख रहे हैं इंडिया में, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्लानिंग शुरू कहाँ से हुई।
और किस तरह से इसका एक्सपेंशन हुआ, दुनिया में कहाँ शुरू हुई, इंडिया में कैसे शुरू हुई, किस तरह से ये आगे बढ़ी, है ना। तो प्लानिंग इज ए मेथड ऑफ अचीविंग फास्ट इकोनॉमिक। सबसे पहली बात है, कोई भी काम किए जाते हैं वो अच्छाई के लिए किए जाते हैं। अब प्लानिंग है वो भी देश की जो किसी इकोनॉमी की फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाया गया था। इट हैज़ बीन अचीव ट्राई टू डिफरेंट कंट्री डिफरेंट। अब सीधी सी बात है, हर कंट्री के सर्कमस्टेंसेज अलग हैं, हर कंट्री में मतलब रूल रेगुलेशन अलग हैं, सोशल स्ट्रक्चर अलग है हर कंट्री का, तो उस उनके जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो भी अलग होगी। अगर हम इंडिया में देखेंगे तो हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है, तो मोस्टली डिसीजन इस हिसाब से ध्यान में रख के लिए जाती है। अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे जहाँ पे कई जगह पे जैन लोग ज़्यादा होते हैं, तो आप वहाँ पे उन को लोगों को ध्यान में रख के डिसीजन लोगे। अगर आप मुस्लिम कंट्रीज में रहते हो तो उस हिसाब से डिसीजन लोगे, है ना। उसके बाद जो सबसे पहले जो प्लानिंग शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया था पार्सल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग के रूप में शुरू हुई थी। वो कहाँ पे शुरू हुई थी? वो इन भाई साहब की कंट्री में शुरू हुई थी। ये कौन है? ये है माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। इट वाज द USA which started the first regional planning after the TVA was set up planning for a large scale of rehabilitation of southeastern USA, recovering of the part of state which was the primary fault aim controlling the soil conservation and providing electricity। अब जो पहली प्लानिंग स्टार्ट की गई थी वो 1916 में शुरू की गई थी। वो TAV वैली में शुरू की गई थी। वो कहाँ पे है? ये थी आपकी साउथ ईस्टर्न USA में। सबसे पहले पार्सल प्लानिंग कहाँ पे शुरू की गई? आपकी USA में शुरू की गई। जीरो बेस बजटिंग कहाँ पे शुरू किया गया? वो भी USA में शुरू किया गया था। ठीक है जी। इसका एम क्या था रीजनल प्लानिंग का? इस रीजनल प्लानिंग का जो एम था वो था, जो वहाँ पे बार बार रेगुलर, जैसे हमारे यहाँ पे बिहार में जब कोसी से बाढ़ आती है उस तरह से वहाँ पे भी बाढ़ आती थी, फ्लड आती थी। उसको रोकना। जो सोयल, अब जब फ्लड आएगी तो सोयल भी आपकी उसके साथ फ्लड के साथ चली जाएगी, तो उसको भी कंजर्व करना। साथ साथ जो उस एरिया में कुछ नुकसान होता है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रबंध टाइमली करना, जैसे हमारे बिहार में आज के दिन किया जा रहा है। आपको पता ही है कि कैसी कैसी गवर्नमेंटें बन रही है हमारे देश में। द TAV, द रीजनल प्लान was also involved in the many related activities: industrial development, forestry, wildlife conservation, town planning, construction of the road, rail, encouraging the sound agriculture practices and malaria control in the defined region। अब ये क्या है मलेरिया कंट्रोल इन डिफाइंड रीजन? मैं आगे बताता हूँ आपको। पहले हम यहाँ पे ये जो TAV जो प्लानिंग की गई थी साउथ ईस्टर्न जो US में, उसके बाद वहाँ पे क्या किया गया था, उस प्लानिंग को और बढ़ा दिया गया था। सबसे पहले फ्लड कंट्रोल के लिए थी, फिर वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बात करने लगे, फिर फॉरेस्ट के लिए भी बात करने लगे, फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी, टाउन प्लानिंग के लिए भी। ये सारी चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे इंक्लूड कर दी। ये है आपका मलेरिया वेक्टर कंट्रोल। आज के टाइम पे अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो मलेरिया हमारे देश में भी हर साल ही फैलता है। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मलेरिया है वो जो इंडिया है और अफ्रीकन कंट्रीज हैं मोस्टली उधर ही क्यों फैलता है, जो यूरोप वगैरह में क्यों नहीं फैलता, रसिया में क्यों नहीं फैलता? ये अगर किसी को पता हो तो मुझे बता सकता है। रेड्यूस द मलेरिया इंसिडेंस, ये एलन ये इन्होंने कुछ बता रखा है। ये उन्होंने प्लानिंग की थी उस टाइम पे मलेरिया कंट्रोल के लिए कि किस तरह से। उसके बाद ये वाली जो प्लानिंग है, ये जो प्लानिंग उन्होंने की थी, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज़ ने इसको लागू किया। सबसे पहले रीजनल प्लानिंग शुरू की गई जी आपकी US में। फिर नेशनल प्लानिंग कहाँ शुरू की गई सबसे पहले? ये पता है किसका, कहाँ का सिंबल है? किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये रसिया का सिंबल है। ठीक है जी। ये पोलर बियर है, ये रसिया का झंडा वगैरह है। ठीक है जी। द ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट ऑफ इन द एरिया ऑफ नेशनल प्लानिंग इज रूटेड द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रसिया 1917, द सोवियत यूनियन। सबसे पहले नेशनल प्लानिंग की गई थी रसिया में। रसिया में नेशनल प्लानिंग की गई थी तो वहाँ पे इतनी ग्रोथ हुई कि जो अदर कंट्रीज हैं उसके इन्फ्लुएंस में उन्होंने भी सोचा कि भाई प्लानिंग हमारे यहाँ पे भी करेंगे। जो रसिया से ही इन्फ्लुएंस होके जो हमारे देश के जो उस टाइम के लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस, और जो यंग रिवॉल्यूशनरी लीडर थे जैसे
चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उन्होंने भी बोला था, उन्होंने भी सोशलिस्ट अपनी पार्टी का नाम में सोशलिस्ट जोड़ा था, रिपब्लिक सोशलिस्ट की। जो पहले HRA थी वो फिर HRSA बन गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वो करके बन गया था उनका। पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन करके था वो। तो उनका भी ये मानना था कि जैसे देश आज़ाद होगा तो एक सोशलिस्ट बेस लेके चलेंगे, कि ये नहीं है कि हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरह अगर कोई अडानी एयरपोर्ट बन रहे हैं रोड रोड पे, आप देख रहे हो हर जगह जो रेलवे अडानी चल रही हैं, अगर कोई बड़े बिजनेस देने हैं अंबानी को दे दिए, अडानी को दे दिए, ये नहीं। उनका मानना था अ, उनका मानना था कि अगर देश का पैसा है, अगर कोई देश की वैल्यू है, उस पे देश के प्राइम मिनिस्टर का भी उतना ही अधिकार होना चाहिए, और जो एक आदमी गरीब है, किसान है, गांव में रह रहा है, और उसका भी उतना ही अधिकार होना चाहिए। उनकी ये थिंकिंग थी, वो इस तरह की कंट्री चाहते थे। ये नहीं है कि ये देश के प्रधानमंत्री की तरह कि भाई 5,000 करोड़ का जहाज ला के ये बोल दे नहीं भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ। ऐसी वाली प्लानिंग नहीं थी उनकी, ऐसी वाली कंट्री नहीं चाहते वो। अभी ये dissatisfied with the pace of the industrialization, it were Joseph Stalin announced the policy of the central planning। अब जो इन्होंने जो नेशनल प्लानिंग की थी 1917 में, उससे भी ये खुश नहीं था स्टालिन। और ये स्टालिन है रसिया के उस टाइम के बहुत बड़े लीडर थे, और इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग होगी, नेशनल प्लानिंग की जगह पे सेंट्रल प्लानिंग होगी। सेंटर डिसाइड करेगी कि किस तरह को किस आदमी को उसकी योग्यता के हिसाब से क्या देना है, कंट्री में क्या प्रोड्यूस होगा, कि क्या इंपोर्ट होगा, क्या एक्सपोर्ट होगा, वो सब सेंटर डिसाइड करेगा। ठीक है जी। उसके बाद कलेक्टिवली ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फोर्स टू ड्राफ्ट द इंडस्ट्रियल नई पॉलिसी। अभी नई पॉलिसी बनाई गई 1928 में इकोनॉमिक प्लानिंग की। वो पॉलिसी क्या बोलती है आपकी? वो पॉलिसी कुछ इस तरह से थी। ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसका कंट्रोल, फिर उसके बाद इसका जो ये डिपार्टमेंट है इनके यहाँ पे आएगा। फिर इनका जैसे आज के टाइम पे मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, डिफेंस पे कितना होना चाहिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट पे कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़, ट्रांसपोर्ट पे, फैक्ट्री पे, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड प्लानिंग इस तरह से उन्होंने बनाई। जैसे जिस तरह से अगर हम बात करें हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सेकंड प्लानिंग कमीशन में इंडस्ट्री की बात की थी, वो वाली थ्योरी यहाँ से, ये वो वाली सोच उनकी यहाँ से आई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। सोवियत यूनियन वेंट टू द फर्स्ट 5 ईयर प्लान फॉर द पीरियड ऑफ, जो उनका पहला प्लान बना था 1928 से 1933 का के बीच में बना था, ये वाला। ये दुनिया में इस तरह का पहला एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे प्लानिंग नेशनल लेवल पे की गई थी। इस प्लानिंग में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था अगर कोई काम प्लानिंग के साथ किया जाता है, उससे जो रिजल्ट आएंगे, जो रिजल्ट एक्चुअल होने चाहिए, वो उससे ज़्यादा अच्छे आएंगे। यानी अगर आप 2 और 2 4 करोगे, अगर प्लानिंग से जोड़ोगे तो 5 बन के निकलेंगे, न कि 4। तो ये है। अब एक नया स्लोगन आया था, ये भी फेमस लीडर हैं, ये चाइना के फेमस लीडर हैं, इन्होंने प्लानिंग को एक नए लेवल पे लेके गए थे। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आता है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो तो आपको ग्रेट लीप फॉरवर्ड का पता होगा। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब क्या था, ये एक नया इनिशिएटिव था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था, जिस बहुत ज़्यादा लेवल पे। इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग और नेशनल लेवल पे इसमें जो बेस माना गया था वो एग्रीकल्चर को माना गया था, ये इंपॉर्टेंस थी इसमें। द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द सोवियत प्लानिंग कॉल्ड द गोस प्लान, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोस प्लान क्या है? ठीक है जी। सोवियत जो प्लानिंग है उसको गोस प्लान भी कहा जाता है। विल बी डायरेक्ट इनडायरेक्टली बियरिंग द ऑल दोज कंट्रीज। अब क्या हुआ, ये जो प्लानिंग थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सब कंट्रीज में एप्लीकेबल हुई, या उन्होंने सब कंट्रीज ने लागू की गई जो रसिया से इन्फ्लुएंस थे। अब ये कुछ हमारे लीडर हैं उस टाइम के 1940s के टाइम के, जो प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे थे, प्लानिंग के बारे में अपनी सोच रखते थे।
इट वॉज द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द, अब सबको पता है इंडिया का एक अच्छा एलाई भी है रसिया। आज के टाइम पे हम जिसे खोते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे मोदी जी ने क्या किया, नमस्ते ट्रम्प पे इतने पैसे खर्च कर दिए। अभी 2-4 दिन पहले ट्रम्प ने बोल दिया इंडिया इज ए फिल्दी कंट्री। ये वाले रिलेशन नहीं चाहिए। सोवियत मॉडल वॉज द इकोनॉमिक प्लानिंग स्प्रेड ईस्ट यूरोपियन, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री क्या कौन सी थी, जो रसिया के अंडर में थी, इन्फ्लुएंस में थी, वो थी। ठीक है जी। और ये जो प्लानिंग थी वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में अच्छे से इम्प्लीमेंट की गई। चाइना का जो असली नाम है वो है PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ड्यूरिंग the early 1940s, the concept of the national planning was borrowed by France, and the World War national planning being initiated the heady capitalist economy as well as non-centralized political system। अब क्या हुआ, जहाँ जो मोस्टली जो कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे प्लानिंग इम्प्लीमेंट नहीं की जाती थी, क्योंकि वहाँ पे जो होल्ड होता था वो प्राइवेट सेक्टर का होता था। ठीक है, लेकिन फ्रांस ऐसी कंट्री थी जो जिन्होंने प्लानिंग इम्प्लीमेंट की अपनी कंट्री में। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, प्लानिंग इम्प्लीमेंट की जाती थी रसिया और जो सिमिलर इस तरह की कंट्री होती थी सोशलिस्ट कंट्री उनमें। पॉइंट नंबर 2, जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती थी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का दबदबा होता था वहाँ पे प्लानिंग नहीं की जाती थी, लेकिन फ्रांस पहले ऐसी कैपिटलिस्ट कंट्री बना जिन्होंने प्लानिंग इम्प्लीमेंट की। अब आप ये मैप में देख सकते हो फ्रांस का बॉर्डर कहाँ कहाँ लगता है। ये फ्रांस के एक साइड में, अगर आप बिल्कुल नॉर्थ साइड में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यूनाइटेड किंगडम। अगर आप ईस्ट में देखेंगे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली। उसके बाद अगर हम साउथ में आएंगे तो मेडिटेरियन सी, और जो वेस्ट में आएंगे तो बे ऑफ बिस्के, और उसके बाद नीचे अगर हम आएंगे और साउथ वेस्ट में तो आपको स्पेन दिखाई देगा। स्पेन के नीचे जर्मनी रहता है, स्पेन के नीचे पुर्तगाल रहता है। टाइप ऑफ प्लानिंग कितने तरह की होती है? प्लानिंग मेनली 3 तरह की होती है, और इसने डिफरेंट टाइप की जो प्लानिंग बताई है हम एक एक करके आगे देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्लानिंग आती है वो आती है इम्पेरेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है? द प्लानिंग प्रोसेस फॉलोड बाय द स्टेट इकोनॉमी इज नोन एज द इम्पेरेटिव प्लानिंग, विच प्लानिंग ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्टिव एंड टारगेट प्लानिंग। जो प्लानिंग टारगेट बना के प्लान की जाती है कि इतने टारगेट तो हमें अचीव करने हैं, डायरेक्ट भाई ये जैसे मान लो हमें 10 लाख रोज़गार देने हैं और हमें इकोनॉमी इतनी लेके जानी है, ग्रोथ इतनी रखनी है, जो टारगेट जिसमें पहले से ही सेट किए जाएं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो है आपकी इम्पेरेटिव प्लानिंग। ठीक है जी। फिर हमारे पास पॉइंट आता है, इम्पेरेटिव प्लानिंग आपने देख लिया जिसमें टारगेट पहले से ही डिसाइड किए जाते हैं। दूसरा है इंडिकेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव और इंडिकेटिव में क्या डिफरेंस होता है? इंडिकेटिव जो प्लानिंग होती है वो एडवाइजरी इन नेचर होती है, कि उसमें आपको खाली एडवाइस दी जाती है कि भाई हमें मान लो कोई काम करना है, जैसे टू इंट्रोड्यूस द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इस्टेब्लिश द मॉडर्न फैसिलिटी थ्रू आउट द स्टेट। अब किस तरह की मॉडर्न फैसिलिटी, अगर हम कहना चाहते हैं कि भाई हमारे देश में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, किस तरह से डेवलपमेंट हो, उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? कितना ग्रोथ रेट के हिसाब से हो, या फार्मर की इनकम के हिसाब से हो, या फिर जो उनकी लैंड होल्डिंग है, या फिर और जो उनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से किस हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो। एक आपके पास खाका तो हो। इंडिकेटिव प्लानिंग में आप हम बताते हैं कि भाई हमारे देश में को डेवलप होना चाहिए। अब डेवलप किस तरह से होना चाहिए? अगर डेवलप होना चाहिए वाली प्लानिंग है तो इंडिकेटिव है। इम्पेरेटिव में हम बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो ग्रोथ है वो 8% के हिसाब से चलनी चाहिए, तो वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव प्लानिंग भी बेसिकली 2 तरह से होती है। इम्पेरेटिव प्लानिंग में एक होती है सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम आपने कहाँ देखा है? ऑल इकोनॉमिक डिसीजन वर सेंट्रलाइज इन द हैंड ऑफ द स्टेट विद कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द रिसर्च एक्सेप्ट लेबर। जो सोशलिस्ट प्लानिंग होती है उसमें सारे डिसीजन सेंट्रल लेगी, बस लेबर से रिलेटेड डिसीजन नहीं लेगी। ये जो प्लानिंग थी आपको रसिया में दिखाई दी थी। अब सोशलिस्ट प्लानिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेबर से रिलेटेड डिसीजन नहीं लेगी, ये प्लानिंग सोशलिस्ट प्लानिंग है। उसके बाद देखो, प्लानिंग
प्योर प्लान इकोनॉमी है आपकी कम्युनिज्म। उसके बाद आता है आपका सोशलिस्ट लीनिंग, थोड़ा सा सोशलिस्ट है, फिर कैपिटलिस्ट लीनिंग। और जो सोशलिस्ट लीनिंग का मतलब है जो सोशलिस्ट की तरफ है, ठीक है जी, और कैपिटलिस्ट लीनिंग है जो कैपिटलिस्ट की तरफ है। इन दोनों के जो बीच में है वो है आपका सोशलिस्ट। अब एक साइड आपके प्योर प्लान है, एक साइड आपका प्योर मार्केट है, मतलब प्योर फ्री मार्केट, जो अमेरिका वगैरह में जिस तरह की जो पॉलिसी रहती है वो वाला। और फिर जो आपका अगर हम बात करें जो कंपटीशन तरह की जो रहता है यूनाइटेड स्टेट जापान में, कैपिटलिस्ट लीनिंग है जैसे स्वीडन में, फ्रांस में, और उधर जो और भी जो कंट्रीज़ हैं जैसे आपका नॉर्वे, इधर इस तरह की स्वीडन वगैरह में ये अप्लीकेबल होगा। सोशलिस्ट लीनिंग में आपका जाएगा चाइना, वेनेजुएला, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो, और फिर उसके बाद कम्युनिज्म की तरफ जाएगा आपका कोरिया वोरिया ये, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है कम्युनिस्ट प्लानिंग। जो कम्युनिस्ट प्लानिंग है वो क्या होता है, ऑल रिसोर्सेज वर टू बी ओन्ड एंड यूटिलाइज बाय स्टेट इंक्लूडिंग लेबर। अब जो रसिया में जो प्लानिंग होती थी उसमें लेबर इंक्लूड नहीं किया जाता था, उसको बोलते थे हम सोशलिस्ट प्लानिंग। और कम्युनिस्ट प्लानिंग में क्या है, लेबर भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि लेबर को क्या काम करना है। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो आता है बेसिक फीचर ऑफ द इम्पेरेटिव प्लानिंग। सबसे पहले आपने देखा था इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होता है, अब आता है इम्पेरेटिव प्लानिंग की फीचर क्या होती है। अब इसमें टारगेट जो आते हैं आपको पहले ही डिफाइन करके दिए जाते हैं कि आपके न्यूमेरिकल टारगेट रहते हैं। टारगेट आप उनको डिसाइड कर सकते हो, उनको लिख सकते हो, उनको बता सकते हो, और उनको उनका कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव टर्म में जो टारगेट है तो आप क्या बोलोगे, जैसे आपने 5 लाख टन स्टील बनाना है, 1 लाख किलोमीटर हाईवे बनाना है, 50,000 प्राइमरी स्कूल बनाने हैं, और कितने मंदिर बनाने हैं, क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इम्पेरेटिव प्लानिंग में आएंगी। इसमें मार्केट का रोल नहीं होता, जीरो के बराबर होता है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी जीरो के बराबर होता है। ये मोस्टली आपका नॉर्थ कोरिया में और चाइना में उस टाइम पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के टाइम पे पाया जाता था। रसिया में शुरू में 1928 के टाइम पे पाया जाता था। द कमांड इकोनॉमी और द फॉलोइंग प्लानिंग और द रिसर्च इकोनॉमी, ये सेंट्रली प्लान शुरू में थी आपकी यूएसएसआर, जो आज रसिया बोलते हैं, जिसको पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, इन पे इन्फ्लुएंस रसिया का ही रहता था उस टाइम पे। फाइनली जो इसका रूप आया कम्युनलिस्ट प्लानिंग का, ये चाइना में आया, जिन्होंने लेबर को भी डिसाइड कर दिया क्या करना उनको। द पीक ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लानिंग सर्चिंग, सीधी सी बात है, ये जो प्लानिंग का जो पीक था वो चाइना में आया। उस वहाँ पे एक कल्चरल रिवॉल्यूशन भी चला था। कल्चरल रिवॉल्यूशन क्या था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड से थोड़ा सा पहले था, आप उसको एक बार थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ था, उसमें है ना, ग्रेट लीप फॉर उस टाइम पे जो डेंग थे जियोंगपिंग, वहाँ के जो फेमस लीडर मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले फ़ोटो में दिखाया था, वो डेंग जियोंगपिंग, उन्होंने 1977 से लेके 1977 से लेके 1999 तक चाइना में डिसेंट्रलाइज ग्रेट डील इकोनॉमिक पावर को अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपना के आए। ओपन डोर पॉलिसी में क्या था, थोड़ा थोड़ा मार्केट को भी लिए भी इकोनॉमी खोल दी। अगर आज के दिन हम देखेंगे तो जो चाइना की जो मार्केट है, चाइना जो है इंडिया से ज़्यादा ओपन है मार्केट। तभी आप देखोगे कि वहाँ जितनी भी एप्पल हैं और अदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, उनके जो जितने बड़े बड़े प्रोडक्ट बनते हैं, अमेजन वगैरह, इनके हेड ऑफिस आपको चाइना में मिल जाए, हेड ऑफिस भी या रीजनल अपने ऑफिस वहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी फ़ोन तो जितने भी मशीनें तो से रिलेटेड जितना भी काम होता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी काम होता है, सारा चाइना से होके आता है। वर्ल्ड में की बात कर रहे हैं हम। अगर हम चाइना की बात करें तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। एक साइड इस पे यहाँ पे मंगोलिया है, फिर रसिया है, फिर चाइना है, और इधर आपका जो सी है ये ताइपेई है, ये मनीला है। एक मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, ये जो कंट्री है यूलान बतार करके, जो एक कैपिटल है, ये मंगोलिया की कैपिटल है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। मार्केट सोशलिज्म क्या होता है, इसमें मार्केट का भी कुछ पार्ट होता है, ठीक है जी। मार्केट का कुछ पार्ट क्या होता है,
कि सोशलिस्ट है, डिसीजन सेंटर लेगी, लेकिन कुछ मार्केट को भी के लिए भी हम छोड़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये थ्योरी कुछ कौन लेके आया था? ये थ्योरी ऑस्कर लेंगे लेके आए थे। ये कौन है? ये पॉलिसी इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने सजेस्ट किया 1950s में एक मार्केट सोशलिज्म टर्म उन्होंने वो लेके आए। उन्होंने बोला कि जो सोशलिज्म तो होना चाहिए, उसमें मार्केट का भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। ठीक है जी। सोवियत यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ मिखेल और जोर गोर्बेचेव बिगेन द रिफॉर्म कॉल्ड रिस्टोरका। रिस्टोरका का मतलब क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग। और ग्लासनोट का मतलब होता है ओपननेस। ये कब आया? ये आपका 1985 में आया। इस तरह के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो आगे भी 1989 तक चले, और 1991 में तो रशिया की जो अलग अलग उसमें से कंट्रीज बन गई। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक ये है, रशिया में रिफॉर्म कौन लेके आया? मिखेल गोर्बेचेव। उसके बाद रिफॉर्म को उन्होंने क्या बोला? रिस्टोर का और ग्लासनोट। रिस्टोर का मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोट का मतलब होता है ओपननेस। ये एक्सपेरिमेंट उनके यहाँ पे कब आया? 1985 में आया। उसके बाद ये जो जितनी जो सिमिलर कंट्रीज थी जिन पे उनका इम्पैक्ट था, जो उससे इन्फ्लुएंस थी, वहाँ पे भी गया। इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है? हमने थोड़ा सा इंडिकेटिव प्लानिंग में आप एक इंडिकेशन देते हो किस साइड आप जा रहे हो। At time come when the such economies start the national planning, as they are neither state economic nor communist socialist economy, nature in command of economy. Such planning has been termed indicative planning. देखो कुछ कंट्री ऐसी थी, ना तो वो इकोनॉमिस्ट थी, स्टेट इकोनॉमीज थी, ना कम्युनिस्ट थी, ना सोशलिस्ट थी। वहाँ पे जो प्लानिंग बनी, वहाँ पे जो प्लानिंग गई वो इंडिकेटिव प्लानिंग गई। अब इंडिकेटिव प्लानिंग की भी कुछ फीचर है। मिक्स इकोनॉमी जैसे हमारी इंडिया है, और अगर एशिया में हम बात करें मोस्टली इस तरह की कंट्री हैं। अफ्रीका में अगर हम बात करें बहुत सारी कंट्री इसी तरह की हैं। साउथ अमेरिका में जो मोस्टली जो कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिपेंडेंट हुई हैं, वो सारी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मोस्टली उनमें से जो कंट्री है मिक्स इकोनॉमी में के रूप में बन के आई थी। ठीक है जी। वर्क थ्रू मार्केट प्राइस सिस्टम, उसमें जो काम किया जाएगा मार्केट प्राइस सिस्टम के थ्रू किया जाएगा, लेकिन अगर प्राइस में ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करेगी। सेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल टारगेट आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। जैसे आपने हमारे 5 ईयर प्लानिंग में देखा, मोस्टली जो टारगेट रहते थे 5 ईयर के रहते थे। उसके बाद बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना वो गवर्नमेंट के हाथ में था। जैसे अभी इंक्रीज करना है तो मोदी जी BSNL को बंद करके जियो ले आए। रेलवे को प्राइवेट करके अडानी को दे दिया। एयरपोर्ट जो सबसे अच्छे चलने वाले एयरपोर्ट थे वो अडानी को दे दिए। तो अब गवर्नमेंट पे मान लो अब जितने भी सरकारी बैंक हैं उनको कम करते जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की, जैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया था, प्राइवेट बैंकों को इकट्ठा करके सरकारी बना दिया था। अब गवर्नमेंट चेंज हो गई, इन्होंने सरकारी बैंकों को मिला के प्राइवेट करते जा रही हैं। तो डिपेंड करता है किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह की उनकी सोच है। आफ्टर द कन्वर्टिंग द मिक्स इकोनॉमी 1940s के बाद, ये जो फ्रांस ने पहली बार आपका 6 ईयर प्लानिंग बनाया था 1947 में, ये आपने देख लिया था। उस प्लान का नाम मोनेट प्लान था। इंपॉर्टेंट बात ये है, ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग। उसके मोनेट जो थे उनके फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के कमिश्नर थे, उनके नाम पे उनका मोनेट प्लान भी रखा गया था। ठीक है जी। रीजनल प्लानिंग सबसे पहले USA में जो साउथ ईस्टर्न जो वहाँ पे एरिया था, वहाँ पे जो प्लानिंग बनी थी TVA, वो सबसे पहले रीजनल प्लानिंग थी। अब यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, 6 साल की जो प्लानिंग शुरू की गई थी फ्रांस में। जो फ्रांस किस तरह की कंट्री थी? पहली जो नॉन सोशलिस्ट कंट्री थी, जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी, उसने प्लानिंग शुरू की थी अपने कंट्री में। उस जो फ्रांस में जो प्लान था उसका नाम रखा गया था मोनेट प्लान। मोनेट प्लान क्यों रखा गया था? क्योंकि जो उस प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे उनके नाम पे इसका नाम मोनेट प्लान रखा गया था। और रीजनल प्लानिंग दुनिया में सबसे पहले शुरू की गई थी आपकी USA में, और नेशनल प्लानिंग सबसे पहले शुरू की गई थी आपकी रसिया में। रीजनल प्लानिंग US में, नेशनल प्लानिंग रसिया में।
After the revival of the role and development of the Washington Consensus 1985, WTO 1995 and Santiago Consensus 1998, only indicative planning remained possible. State planning, ये तीनों चीज़ें वाशिंगटन कंसेंसस एंड WTO और 1995 और न्यू सेंटियागो कंसेंसस, ये हमने चैप्टर फर्स्ट में की हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं. These are still many other type of planning depending upon the point view of the looking. देखो, अब प्लानिंग को हम देखेंगे तो अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं. रीजनल प्लानिंग हो सकती है पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से, नेशनल प्लानिंग पूरी कंट्री के हिसाब से. सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब ये है कि मोस्टली डिसीजन सेंट्रलाइज कर दिए जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ले. डिसेंट्रलाइज लोकल लेवल पे भी डिसीजन ले. और शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, 2 महीने की प्लानिंग है, 6 महीने की प्लानिंग है, 1 साल से कम की प्लानिंग है शॉर्ट टर्म प्लानिंग. लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, 3 साल की कर रहे हैं, 6 साल की कर रहे हैं, 10 साल की लॉन्ग टर्म. सेक्टरल है या स्पेशल है. सेक्टरल का मतलब पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या स्पेशल प्लानिंग के जो स्पेशल के को ध्यान में रख के पर्टिकुलर कर रहे हैं, तो वो ये प्लानिंग है. अब क्या है, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग विच हैज़ बीन न्यूज पास्ट फ्यू ईयर डन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू सिस्टम. अब वैल्यू सिस्टम के हिसाब से किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, अब मैं आपको, अब इसके लिए अलग अलग अप्रोच है. जो फर्स्ट अप्रोच है वो है सिस्टम अप्रोच. सिस्टम अप्रोच आपकी क्या बोलती है? द सिस्टम अप्रोच ऑफ द प्लानिंग लार्जली वैल्यू न्यूट्रल, रिमेन फोकस ऑन द इकोनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट. सिस्टम अप्रोच बोलती है जी, जो प्लानिंग है आपकी, जो वैल्यू न्यूट्रल और रिमेन रहेगी, उनका जो फोकस रहेगा वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे रहेगा. ये नहीं है कि आपको वोट मांगने हैं तो आप बोलोगे कि जी शहीदों के नाम पे वोट दे दो, जी आप राम मंदिर के नाम पे वोट दे दो, 3 तलाक के नाम पे वोट दे दो. ये वाली प्लानिंग नहीं. प्लानिंग आपकी अगर आप दिखनी चाहिए. दिस emerged as the most favored type of the planning across the world. It was the harmony with the ideas of secularism, equality एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज. अब ये नहीं है कि आप एक ही रिलीजन को लेके चल रहे हो, एक ही कास्ट को लेके चल रहे हो, एक ही क्रीड को लेके चल रहे हो, एक ही कलर को लेके चल रहे हो. उस तरह की प्लानिंग नहीं. वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई नहीं करती. दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह, नो मोस्टली कंट्रीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको जस्टिफाई नहीं करती. सबको तो हम नहीं बोल सकते, कई कई जगह को जस्टिफाई कर सकती, लेकिन सबको नहीं जस्टिफाई करेगी वो. ठीक है जी. उसके बाद नॉर्मेटिव प्लानिंग. नॉर्मेटिव प्लानिंग में क्या रहता है? दिस अप्रोच ऑफ द प्लानिंग इज वैल्यू बेस्ड. विद राइजिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वी फाइंड द नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ द ग्राउंड अक्रॉस द वर्ल्ड. इसमें क्या हुआ, नॉर्मेटिव प्लानिंग में आपको वैल्यू तो ध्यान ही रखनी है. वैल्यू ध्यान रखने का मतलब क्या है, आपको क्वांटिटी टर्म तो ध्यान में रखनी है, साथ में आपको अपना कल्चर भी ध्यान में रखना, आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी ध्यान में रखनी है. खाली अब ये इसके हिसाब से क्या हुआ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट शुरू की गई, फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की गई, शुरू की गई. ये क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं. अब इनमें जितनी इंडिया की रैंक है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा. ठीक है जी. आगे, और सबसे पहले मैं बताता हूँ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्यों आई. पहले आती थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बाद एक छोटी सी कंट्री है यहाँ पे भूटान, उन्होंने बोला कि खाली हैप्पीनेस से कुछ नहीं होता. अगर खाली मतलब डेवलपमेंट से कुछ नहीं होता, आपके पास हैप्पीनेस भी होनी चाहिए. अगर मान लो आपके पास बहुत पैसे, यहाँ पे आप खुशी नहीं हो, तो वो पैसा किस काम का. ठीक है जी. और उसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 से शुरू की गई, वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया इसको. ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में आते रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है. ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2019 की. इसमें जो पहली रैंक है वो आपकी फिनलैंड की है, दूसरी डेनमार्क की है, नॉर्वे की है. ये इन्होंने कुछ रैंक के अलग अलग से इन्होंने दे रखी हैं. आप इंडिया की रैंक सर्च कर सकते हैं. अगर हम 2020 की बात करें तो हमारी जो रैंक है 144 है. ये जो आपकी जो कंट्रीज़ हैं, टॉप 10 कंट्री तो आपने देख लिया, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली. उसके बाद इंडिया की जो रैंक है वो 144 है. और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन लेके आता है ये आप मुझे बता सकते हैं. दिस अप्रोच of the planning largely avoided the world never tried to till the first decade of the 20th century.
अब ये 2 लाइन क्या कहती है या ये एक लाइन क्या कहती है? ये कहती है जो पहले जो 2 डिकेड थे यानी 1920 तक तो इकोनॉमिस्ट ने इस बात को टोटली इग्नोर कर दिया, नॉर्मेटिव अप्रोच को, कि उनका तो ये मानना था कि अगर जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा खुश है। फिर बाद में इकोनॉमिस्ट ने रियलाइज़ किया कि जो डेवलप कंट्री हैं जिनके पास बहुत पैसा है उनमें वो सारी चीज़ें हो रही है, चोरी हो रही है, क्राइम हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, फ्लश ट्रेडिंग हो रही है और ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड सारे क्राइम हो रहे हैं। तो वो आप किस तरह से उनको डिफ़ाइन करोगे कि ये ज़्यादा डेवलप है ये? तो फिर इसके बाद ये नॉर्मेटिव थ्योरी शुरू हुई। अब हमारे यहाँ पे क्या किया गया इंडिया में, नीति आयोग लेके आए 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह पे। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आई हुई है, नीति आयोग का एजेंडा क्या रहता है वो भी क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड 2-4 इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। प्लानिंग कमीशन की फुल फॉर्म यूपीएससी में आया तो प्लानिंग कमीशन की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ये है नीति आयोग। ये कब बना? 1 जनवरी 2015 को बना। इसका काम क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी उनको उनके बारे में बताना कि देश में इस तरह से डेवलप होगा। जैसे जो प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके आपने नीति आयोग रख दिया, अब इसमें 10 साल की 15 साल की प्लानिंग क्यों करनी शुरू की? ताकि आपकी कोई जवाबदेही ना रहे। हेड ऑफिस इसका पहले जो नीति आयोग का था जो प्लानिंग कमीशन का वही है। पहले भी जो वही सिस्टम रहता था, प्लानिंग कमीशन में भी हेड प्राइम मिनिस्टर रहता था, इसमें भी यही रहता है। एम क्या है? टू फास्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग असेस टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एम इसका इम्पोर्टेंट है। चेयरपर्सन कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के जो डिप्टी जो रहते हैं वो इसका सारा काम देखते हैं। वो क्या है? जैसे प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी रहते थे और इनके जो डिप्टी है नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट, वो कौन है? वो आपके डॉक्टर राजीव कुमार है। ठीक है जी। इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे ये सोशल मीडिया वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है एजुकेशन से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।